Assalamu alaikum. We are going to start today new chapter, that is financial instruments. Chapter number 9. We are going to start today, and inshallah we will try to complete it in 2 or 3 lectures. It is a big topic, so maybe it will take 2 or 3 lectures. So let's start this financial instrument. First, I will give you the basic understanding of this financial instrument. Then we will start this chapter properly. Just have an idea. एक आइडिया देते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे इसके नाम से जाहिर है, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं. एक इसमें आ रहा है फाइनेंशियल और एक आ रहा है इंस्ट्रूमेंट. तो पहला वर्ड है इसके अंदर फाइनेंशियल. फाइनेंशियल एंड सेकंड वर्ड है इसका इंस्ट्रूमेंट. अब इसका जरा बेसिक्स मीनिंग अंडरस्टैंड कर लें कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है, तो ये स्टैंडर्ड बड़ा इजी हो जाएगा. फाइनेंशियल का मतलब क्या है? कैश. इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे आपको कैश मिले, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. अगर हम सिंपल लैबोरेटरी में इसका मतलब समझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो अल्टीमेट रिजल्ट करेगा कैश के अंदर. उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, पूरा टॉपिक जो है. इसके बाद 3 स्टैंडर्ड्स है. इसके बाद 3 स्टैंडर्ड काम करते हैं. पहला स्टैंडर्ड इसके अंदर आता है IAS 32. IAS 32 क्या करता है? ये आपको बेसिक डेफिनेशन देता है. जब तक आप IAS 32 को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि IAS 32 के अंदर सारी डेफिनेशन दी हुई है. तो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है. हमारी जो बुक का फ्लो भी है उसके अंदर पहले जो है वो स्टार्ट ही IAS 32 से करता है. सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता है. उसके बाद आपको जो है वो उसको आगे लेकर जाता है. फिर इसका मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड है IFRS 9. IFRS 9 जो है ये इसका नाम क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो ये इसका मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड है. ये आपको बताएगा कि आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपके जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, उसकी रिकॉग्निशन कैसे करनी है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, उसके जो है कि मैंने डिस्क्लोजर जो है उसके लिए डिस्क्लोजर के लिए इसके लिए एक नया स्टैंडर्ड उसने दिया है. उसने IFRS 7 दिया है. इसने इसके डिस्क्लोजर जो है वो डिस्कस की. तो अगर बात करें कुल मिला के तो हम देखेंगे कि IAS 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आफ्टर दैट IFRS 9 जो है वो इसका मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड है. जी ज़ुबैर साहब अपना कैमरा बंद कर लें प्लीज. ज़ुबैर साहब कैमरा बंद करें अपना. थैंक यू. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन जो है ना आप कर सकते हैं बीच में. जैसे ही आपको क्वेश्चन आपके जहन में है ना, आप साथ ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक आगे चलता जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए. चलो जी, अब स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड फ्लो कैसे करेगा. अब अगर बैलेंस शीट को आप देखें, अगर बैलेंस शीट आपसे कहूँ बैलेंस शीट बना दें मुझे, तो आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे. इसके अंदर आप 2 चीजें लेके आएंगे. एक चीज आप क्या लेके आएंगे? आप कहेंगे एक बारी एसेट्स हैं, एसेट साइड है आपकी, एक आपकी लायबिलिटी साइड है. ये 2 साइड आपकी चलती है. इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूं. आपको पता है एसेट्स क्या होते हैं? अगर मैं एसेट्स की बात करूं, एसेट्स क्या होते हैं, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें ना, इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी IAS 16 में मिलेगी. IAS कहता है एसेट्स क्या होता है? एसेट्स ऐसी चीज होती है जिसके आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले और इसको आप मेजर भी कर सकें. अगर आपके पास ऐसा आपने एक्सपेंस किया है जिस एक्सपेंस से आपको बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में भी मिलेंगे और उसकी आप अमाउंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको वो IAS 16 बोलता है एसेट. अब आप देखें कि इसके तो वर्ड आया कि आपने इसके इकोनॉमिक बेनिफिट लेने हैं, आपने इससे फायदा लेना है फ्यूचर में, तो आपको फायदा कैसे मिल सकता है? अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूँ यार फायदा ऐसे मिल सकता है कि अगर मैं इसको कहता हूँ मैं खुद यूज करूंगा. मैंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर अपनी फैक्ट्री डाली, मैं खुद यूज कर रहा हूँ. जब मैं इस एसेट को खुद यूज करूंगा तो उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? उसके ऊपर IAS 16 लगेगा. इसको मैं IAS 16 में, इस एसेट को मैं IAS 16 में डील करूंगा. मैंने एक एसेट लिया और मैंने कहा मैं इसको खुद यूज करूंगा, तो मैं उस पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा हूँ? मैं उस पर IAS 16 अप्लाई कर रहा हूँ. लेकिन मैंने कहा मैं इसको
रेंट पे दे दूंगा, मैंने बिल्डिंग ली, उसको रेंट पे दे दिया, जब मैं इसको रेंट पे दूंगा तो उस पर मैं IAS 40 इस्तेमाल करूंगा। ये जो एसेट है मेरा, जो मैंने रेंटल पर्पज के लिया, जो बिल्डिंग और या लैंड बिल्डिंग है, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। तो स्टैंडर्ड कहता है इस एसेट को आपने IAS 640 में डील करना है। मैंने एक एसेट लिया, मैंने कहा मैं इसको सेल करूंगा, मेरा पर्पज क्या है, मैं एसेट को सोल्ड करूंगा। जब मैंने कहा मेरे पास एसेट है, उसको सेल करूंगा, तो इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, इस पे IAS 2 लग जाएगा। IAS 2 क्या, इधर आओ मेरे पास, आपने सेल के लिए रखा हुआ है, सेल में चलाएगा। अब अगर मैंने कोई एसेट लिया, मैं गाड़ी ली, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, या मैं इसको लीज पे दे दिया, तो जब इस पे आप आएंगे तो इसको IFRS 16 लग जाएगा। क्या और कोई बेनिफिट मिल सकता है किसी और तरीके से? हाँ, एक तरीके से और बेनिफिट मिल सकता है कि वो एसेट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल्स है, मेरे पास डेटर्स हैं, डेटर से क्या होगा, जब डेटर्स खत्म होंगे तो मुझे कैश मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो लगेगा आपका IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो तमाम एसेट्स में अगर आप हमने देखा कि जिस जिसमें हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, वो एसेट्स किस किस स्टैंडर्ड में जाकर फॉल कर रहे हैं। तो जो एसेट में कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी कोई बात हमें देखी कि ऐसे एसेट जिसका मैं बेनिफिट इस तरह मिलेगा, मैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमने एग्जांपल दी कि हमने कहा हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, हमारे पास डेटर्स पड़े हैं हमारी बुक्स में, डेटर्स से क्या होगा फ्यूचर में, हमें कैश मिलेगा, उसको हम खुद तो यूज नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, रेंट पे भी नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, उसको हम कैश में कन्वर्ट करेंगे, हम उससे कैश लेंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसे ऐसे तमाम एसेट्स जो आपके कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है जी। और ये जो आपके एसेट्स हैं, ये आपके नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक एक हल्की सी, जस्ट आपको शायद ये चीजें पता ही होगी, बस एक आपको रिफ्रेश कर रहा था मैं कि एसेट्स के फ्लो किस तरह चलते हैं। अब दूसरी साइड अगर हम जाएं बैलेंस शीट में, तो देखते हैं दूसरी साइड हमारी लाइबिलिटी है। तो अगर लाइबिलिटी को भी थोड़ा सा गौर करें कि इसके अंदर क्या चीज है जो हमें कुछ पता लगे। अगर हम करें लाइबिलिटी की बात करें, तो लाइबिलिटीज की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, वो हमें मिलेगी IAS 37 में। IAS 37 क्या कहता है कि पास में कोई इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आज आप पे एक ऑब्लिगेशन बन जाए, जिसकी आप अमाउंट को मेजर कर सके, एस्टिमेट कर सकें, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है जी। तो पास में एक इवेंट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऑब्लिगेशन बनेगी, उस ऑब्लिगेशन से क्या होगा, उसके अमाउंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं, कितनी आपको देनी है, प्रॉपर आपको नॉन अमाउंट है। ठीक है जी। तो वो एक लाइबिलिटी बन जाएगी, ये आपको IAS 37 कहते हैं। अब जब लाइबिलिटी बनेगी तो इसमें दो चीजें होंगी। क्या, या तो आपने पीछे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जैसे मैंने कोई चीज परचेज की, जब मैं परचेज करूंगा किसी कॉन्ट्रैक्ट पे परचेज करके लाऊंगा, तो परचेज में डेबिट कर दूंगा और एक क्रेडिटर को क्रेडिट कर दूंगा, पेबल क्रेडिट कर दूंगा, तो एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी। तो इस लाइबिलिटी के बैक पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जो मेरी लाइबिलिटीज तो होंगे लेकिन उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैंने एक जो है चीज पे सेल करता हूँ और उसके ऊपर कोई वारंटी वगैरह या नहीं देता आपको, लेकिन क्या होता है कि जब कोई बंदा मेरे पास आता है तो मैं उसको चीज रिपेयर करके दे देता हूँ, तो उसका बोलता है ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है। मेरी कंपनी की पॉलिसीज है कि मैं जनाब बोनस देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन देता हूँ बोनस, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ना भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे आप जो है वो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS
9 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये आपका आउट ऑफ स्कोप है, ये आपके IFRS 9 के स्कोप में नहीं आता क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। तो ऐसी लायबिलिटी जिसके जो थ्री कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रही है उसको बोलेंगे कि आपके फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। इसके आगे दो स्पेसिफिकेशन है, एक इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है और दूसरे का बोलते हैं इक्विटी। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी तो बनी, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, शेयर परचेस का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई। आपने शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपकी इक्विटीज बन गई। तो इस तरह जनाब आपका फ्लो चलता है लाइब्रेरीज का। तो ये एक जनरल सी एक बात मैंने आपसे की थी। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन की बात करूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है पार्टी ए पार्टी है, इसने सेल किया बी पार्टी को, ये सेल करेगा इसको। ये नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली जब सेल होगा तो वो सेल किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्याह पे होगा, बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल परचेज का, एक के लिए सेल होगी, दूसरे के लिए परचेज होगी। तो ये पार्टी क्या करेगी, ये सेल बुक करेगी, और ये पार्टी क्या करेगी, ये भी जो है ये परचेज बुक करेगी। सिंपल ट्रांजेक्शन हो रही है सेल परचेज। यहां स्टैंडर्ड कहता है कि जो सेल करेगा वो क्या एंट्री पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल, और ये क्या एंट्री पास करेगा परचेज डेबिट या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू अकाउंट्स पेएबल। ठीक है जी, सेल सिंपल सेल हुई, दोनों एंट्री पास कर ली। अब हुआ क्या, हुआ ये इस सेल और परचेज की वजह से क्या हुआ कि ए के लिए कोई चीज रिसीवेबल हो गई और इसके लिए चीज पेएबल हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक एंटिटी के लिए चीज रिसीवेबल हो गई है और सेम दूसरी एंटिटी के लिए वही चीज पेएबल हो गई है कि ए ने कैश रिसीव करना है और बी ने कैश पे करना है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड कहता है, डेफिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की देता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक पार्टी के लिए अमाउंट रिसीवेबल हो, दूसरी पार्टी के लिए अमाउंट पेएबल हो, तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ देखें, इसके लिए रिसीवेबल है, इसने रिसीवेबल शो कर दिया अपनी बुक पे, इसके लिए पेएबल है, इसने अपनी बुक में पेएबल शो कर दिया। तो ये किस वजह से हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक पार्टी के लिए रिसीवेबल, पार्टी के लिए पेएबल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए रिसीवेबल क्रिएट करे, दूसरी पार्टी के लिए पेएबल क्रिएट करे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जिस पार्टी के लिए रिसीवेबल है उसको बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट है अपनी बुक में, और जिसके लिए पेएबल है ये उसको बोलेगा कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ठीक है जी। तो ये इसका पीछे कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को लेके जो है ये 3 स्टैंडर्ड्स लिखे गए, IAS 32, IFRS 7 और IFRS 9। टोटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन 3 स्टैंडर्ड्स पे जो है बेस करता है। ये इसका एक बेसिक आइडिया था। तो अब हम इसको लेके चलते हैं अपनी बुक से कि बुक्स में इसको कैसे इसने ट्रीट किया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, कैसे इसको मैच करेंगे और कैसे इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे लिखी हुई है सारी। पहले इसमें जो गैप है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशन कैसे होगी, रिक्लासिफिकेशन कैसे होगी, इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, इम्पेयरमेंट कैसे होगी, डेरिवेटिव्स की बात करेगा आपसे। उसके बाद डी रिकॉग्निशन कैसी होगी, हेज अकाउंटिंग कैसी होगी, और हेज फॉर नेट इन्वेस्टमेंट फॉर ऑपरेशन। सारे टॉपिक जो है इसके अंदर वन बाय वन डिस्कस करें। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
IAS 32 जो है इसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। डिफाइंड अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स both a financial asset of one entity and financial liability or equity for the other entity। तो एक एंटिटी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी को अकाउंट रिसीवेबल बना रहा है, दूसरे पार्टी के लिए अकाउंट पेएबल या इक्विटी बना रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कि ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होगा? वो कहता है फाइनेंशियल एसेट्स क्या होगा? नंबर 1 कैश। ठीक है जी, कैश जो है वो मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो ये आपके लिए जो है आपका फाइनेंशियल एसेट बनेगा। दूसरा बात करता है वो आपका एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू अनदर एंटिटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है? मैं एक एंटिटी टू एबीसी कंपनी है, उस कंपनी ने किसी एक्सवाईजेड कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, तो वो जो परचेज करेगा शेयर्स अपने ऊपर की गारंटी पास करेगा, इन्वेस्टमेंट इन एक्सवाईजेड डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट उसकी हुई है ये उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, उसने जब वो जो शेयर सेल करेगा तो डेफिनेटली इसको जो है रिस्पॉन्स में जो वो कैश मिलेगा, तो ये उसके लिए एसेट बन जाएगा। तीसरी चीज वो क्या कहता है? तीसरी वो कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कब होगा? जब शेयर परचेज होगी। उस राइट में क्या होगा? टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अदर एंटिटी। जैसे भी हमने एग्जांपल ली, शेयर परचेज की, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, माल गया, तो हमने पार्टी से कैश लेना, तुमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या हुआ? आपके ऊपर आपका राइट जनरेट हुआ कि आपने कैश रिसीव करना है, या अगर कैश नहीं देना, बार्टर सिस्टम है, तो कोई एसेट रिसीव करेंगे। ठीक है जी, तो वो जो आपका अकाउंट रिसीवेबल बनेगा वो आपका जो है वो आपका फाइनेंशियल एसेट बनेगा। या वो कहता है या एक कॉन्ट्रैक्टर राइट क्या है? टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स बात कर रहे हैं। आपने बैंक से कॉन्टेक्ट किया कि मुझे अगले 6 महीने बाद जो है ना मुझे डॉलर चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है आ जाना, आज का रेट फिक्स कर लो, इस रेट पे आके डॉलर ले जाना। अब आपने कहा जी मैं आज 300 रुपए दूंगा और मुझे $1 मिलेगा आज से 6 महीने बाद। बीच में आपकी 1 महीने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, 31 दिसंबर आ गया, अब आपको 2 महीने बाद आपको 300 देके $1 लेना है। अब आप कहते हो कि यार हो सकता है 2 महीने बाद गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग हो रही है तो मुझे 275 रुपीज देके $1 मिल जाए, तो आपको 25 रुपए का फायदा हो रहा है। ये फायदा जो है इसको स्टैंडर्ड बात कर रहा है कि ये जो फायदा आपने कहा हो रहा है बेसिकली क्या है? ये पोटेंशियली फेवरेबल है, आपकी फेवर में जा रहा है। फायदा हुआ नहीं है लेकिन आप गेस कर रहे हो कि भाई फायदा होगा, इसलिए उसने वर्ड इस्तेमाल किया पोटेंशियली फेवरेबल। कि जो आपने कॉन्टैक्ट करके बैठे हुए हो कि आपको $1 मिलने हैं और हमने 300 रुपीज देके $1 लेना है, उसमें हो सकता है आपको 275 जो है वो देके $1 मिल जाए, तो आपको 25 रुपए का फायदा हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियली फायदा हो रहा है तो वो कहता है कि जो फायदा हो रहा है इसको आज ही फायदा बुक कर लो और एसेट बुक कर लो। ठीक है जी, उसके बाद आगे चले, कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन द एंटिटीज ऑन इक्विटी शेयर्स। वो कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जो आपके अपने शेयर्स में सेटल हो गया। क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने एक बिल्डिंग सेल की, बिल्डिंग मैंने सेल कर दी, कंपनी की बिल्डिंग सेल कर दी। अब वो जो बायर था उसने कहा भाई साहब मेरे पास आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, तो बजाय ये आपको मैं कैश देने के मैं आपकी कंपनी के शेयर आपको दे दूंगा। तो वही बात कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट विल और मे बी सेटल्ड। कैसे सेटल्ड होगा? इन एंटिटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्यों? मेरी ही कंपनी का शेयर मुझे वापस कर देगा, मुझे कैश नहीं देगा, मेरी कंपनी के शेयर जो है वो एज ए कैश इस्तेमाल करेगा। तो कहता है कैश को छोड़ो, ये अपनी कंपनी के शेयर को। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको उसको जो आप रिसीवेबल बुक करेंगे उसको भी आप कहेंगे ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। इसमें क्या होगा? एक नॉन डेरिवेटिव होगा for which entity is or may be obliged to receive variable number of entries on equity। आपने नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे मैंने भी बात की, हमने बिल्डिंग सेल की, तो उसमें क्या हुआ? उसने कहा देखो यार बिल्डिंग आपकी कितने की है, आपने बिल्डिंग जो सेल की वो 1000 मिलियन की शेयर की। अब ये कितने हैं? उसने कहा आपको शेयर दूंगा, तो कितने शेयर दोगे? उसने कहा भाई देखो आपका 100 मिलियन आपको देना है, लेकिन मैं शेयर कितने दूंगा? मैं उस
वक्त में देखूंगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट की डेट आएगी, पेमेंट की डेट आएगी, उस टाइम देखूंगा कि आप मार्केट वैल्यू क्या है। तो जितनी मार्केट वैल्यू होगी उतने को डिवाइड करके 1,000,000 तो मैं आपको उतने शेयर दूंगा। तो आपको शेयर जो है अभी आपको डिसाइड नहीं किया, उसमें का शेयर मैं कब डिसाइड करूंगा, जब मैं पेमेंट करूंगा। इसको हम बोलेंगे कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका फाइनेंशियल एसेट बन गया। उसका कहता है अगर डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव को आगे अभी थोड़ा जब हेजिंग की तरफ जाएंगे तो हम डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अब इसको कॉन्सेप्ट को देख लें बस। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव में जैसे भी मैंने बात की कि मैंने एक बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया कि फ्यूचर में मैं बैंक से डॉलर लूंगा और बैंक को मैं रुपीज दूंगा, तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको सेटल कैसे कर रहा है? उसको सेटल कैसे कर रहा है? एक्सचेंज फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वो कहता है कि अदर देन, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया ना उसने, वो कहता है कि अदर देन, ये बड़ा वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिए कि इसके अलावा, कि अगर आपने फिक्स टू फिक्स नहीं करना है, इसको बोलेंगे फिक्स टू फिक्स कॉन्सेप्ट। इसमें दो दफा फिक्स आ रहा है, फिक्स टू फिक्स नहीं हो रहा, ये फिक्स अमाउंट है और फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है। तो कहता है इनके अलावा, अदर देन फिक्स टू फिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट आपको हो रहा है डेरिवेटिव का, उसको आप बोलेंगे आपका फाइनेंशियल एसेट। अगर फिक्स टू फिक्स हो जाता है तो वो आपकी इक्विटी बन जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कहता है कि अदर देन फिक्स टू फिक्स, तो ये अदर देन का वर्ड जो इसमें इस्तेमाल किया है वो आपको बता रहा है कि ये फिक्स टू फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल, इसमें एक चीज वेरिएबल होनी चाहिए, या नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हो जाए या अमाउंट वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हो जाए, तो फिर ये आपका फाइनेंशियल एसेट बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह अब आप चले लाइबिलिटीज की अगर बात करें, तो लाइबिलिटीज में बात करता है, कहता है लाइबिलिटीज क्या है? A liability that is a contractual obligations to deliver cash or another financial asset to another entity। ठीक है जी। आपने किसी कंट्री को जो है वो कैश देना है, या आपने कोई चेंज जो है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे भी बात की ऑलरेडी, तो उसमें मैंने कहा कैश दूंगा, या मैंने कहा चलो बार्टर सिस्टम में मैं कोई और चीज दे दूंगा, तो ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। तो ये आप देखें पोटेंशियली फेवरेबल, अब आइए बात, चलो जी अब आवाज देखे, मैंने तो ये तेज कर दी, आवाज थोड़ी कम हुई थी। ओके ठीक है जी, वो आवाज थोड़ी सी कम हुई थी, मैंने भी नोट। अच्छा जी, अब सेकंड बात हम क्या कर रहे थे कि हमने ऊपर बात की थी पोटेंशियली फेवरेबल की बात की थी, अगर वो अनफेवरेबल हो जाएगा तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। देखिए ये इसको इस पॉइंट से मैच किया है, इसने इससे मैच किया। उसने कहा कि पोटेंशियली पोटेंशियली फेवरेबल, पोटेंशियली अनफेवरेबल। अगर आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका पोटेंशियली फेवरेबल जा रहा है तो एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है। और अगर पोटेंशियली अनफेवरेबल जा रहा है तो वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। तो ये उस पॉइंट से मैच कर गया। अगर आप हम इसको देखें तो ये इस पॉइंट से मैच कर गया, और ये आपका जो था, ये आपका ये पॉइंट जो था इस पॉइंट से मैच कर ऑपोजिट जाएगा। अगर रिसीवेबल है तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, अगर वो आपको चीज पेबल है तो वो आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका जो है वो फेवरेबल है, पोटेंशियली फेवरेबल है, तो आप ऐसे शो कर दें, लेकिन आपका पोटेंशियली अनफेवरेबल है तो उसका लायबिलिटी होगा। इसी तरह जो आपका लास्ट पॉइंट था ये वाला, इस पॉइंट को उसने ला के इससे मैच किया। ठीक है जी। तो सेम उसको रिवर्स किया इसने पॉइंट को। कहता है यहाँ पे आपने कहा था कि हमने सेल किया, आपको अपने शेयर मिलेंगे। यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे आपने अगर परचेज किया और अपने शेयर देंगे तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरे पॉइंट से एग्जैक्ट मैच किया है। उसको रिवर्स चाहिए। पहले हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमने बिल्डिंग सेल की, कैश डाला था उसकी, हमारे शेयर आ गए। अब हमने कहा बिल्डिंग परचेज की और अपने कैश जो देना है उसके हम अपने शेयर दे देंगे, तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। आगे एग्जांपल दे रहा है जनाब, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड कैश, शेयर्स, लोन्स, डिबेंचर्स
अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल्स एंड डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव जो है वो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, आई विल डिस्कस इट विद द हेजिंग। वो जब हम हेजिंग करेंगे तो हेजिंग के साथ जो है डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका भी कोई फायदा नहीं है हमें इसका फायदा हेजिंग के साथ होगी। तो जब हम इंशाल्लाह हेजिंग शुरू करेंगे तो पहले मैं डेरिवेटिव पे आऊंगा, उसके बाद जो है हम इसको हेजिंग को प्रॉपर शुरू करेंगे। तो अभी डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की, डिक्लासिफिकेशंस की एंड मेजरमेंट की। क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप्स कितना उसको फिक्स करना है आपने, आपको किस तरह उसकी कैलकुलेशंस करनी है। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम? क्लासिफाई एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन ध्यान में आता है कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या करनी, क्यों करनी है। क्लासिफिकेशन होती क्या है? सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं कि मैंने कहा मैंने बिल्डिंग ली है, तो बिल्डिंग को मैं कहां क्लासिफाई करूंगा? मैं लैंड बिल्डिंग में क्लासिफाई करूंगा। जब मैं नॉन करंट एसेट एक बिल्डिंग को बुक दिखाने जाऊंगा तो मैं उसको क्लासिफाई करूंगा लैंड एंड बिल्डिंग में। लेकिन अगर मैं उसको ऑफिस कीमत पे डाल दूंगा तो फिर क्या होगा? फिर वो जो है वो आपको उसकी क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं आएगी। तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि इसको मैंने लैंडेड बिल्डिंग को जो है बिल्डिंग को अगर परचेस की, इसको लैंडेड बिल्डिंग में इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, तो उसकी क्लास में जाकर उसको फिट करो। इसी तरह फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी में जो है वो क्लासिफिकेशन है, क्लासेस बनाई हुई है। क्लासेस इसलिए बनाई हुई है कि इसमें जो है वो हर क्लास की जो अकाउंटिंग है वो डिफरेंट होती है। ठीक है जी, पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमने फाइनेंशियल एसेट लिया है, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी लिया है, इसकी क्लास क्या है, फिर उसके हिसाब से हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है। इस वजह से क्लासिफिकेशन सबसे पहले बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन विल टेल मी दैट हाउ विल आई विल डू द अकाउंटिंग फॉर दिस एसेट और दिस लायबिलिटी। तो पहले उसकी क्लास फिक्स करनी पड़ेगी हमें। अब आपको कहते हैं कि क्लास आपने फिक्स कर ली है और 2-3 साल बाद आप कहते हैं अगर क्लास को चेंज करना है तो वो कैसे करोगे? तो वो भी स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि आपको रीक्लासिफिकेशन करनी है। पहले आपने कहा मैंने क्लास करनी कॉस्ट पे करना है, बाद में हमने कहा नहीं फेयर वैल्यू पे करना है, तो उसको आप शिफ्ट कैसे करेंगे? तो वो सारा तरीका भी स्टैंडर्ड आपको बताएगा। उसके बाद इसकी अमाउंट कैसे मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हम देखेंगे इसकी हमने इसकी इसके जो हमारा फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इसकी अमाउंट क्या होगी, जिस किस अमाउंट से उसको जो है अपने अकाउंट पे वो बैलेंस शीट में और एसेट में शो करेंगे। तो ये तीन चीजें जो है पहले हम इसको यहाँ पे हमारा टॉपिक है इसको लेके चलते हैं। पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसको जो है हम आगे लेके चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन होती क्या है, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है कि मैंने एक कंपनी के डिबेंचर परचेज कर, मैं क्या लेके आ गया, मैं डिबेंचर लेके आया। मैंने डिबेंचर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर किया, कंपनी के डिबेंचर ले आया, 1 लाख रुपए के डिबेंचर लेके आया। छोटी अमाउंट होती है, 1 लाख रुपए का डिबेंचर परचेज करके लाया। उस कंपनी ने मुझे कहा कि सर ये डिबेंचर आप 1 लाख रुपए के ले जाए आज हमसे और 5 साल तक ये डिबेंचर आपने अपने पास रखने हैं। 5 साल तक रखूंगा, फिर क्या होगा? उसने कहा जी 5 साल में हम आपको हर साल इंटरेस्ट देंगे, हम आपको हर साल जो है इस पे 10% जो इंटरेस्ट देंगे, 10,000 के जो है आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसने कहा उसके बाद ये होगा जब 5 साल पूरे होंगे तो आपको जो है आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, हम डिबेंचर ले आए। अब ये डिबेंचर जो है हम लोगों ने जो है वो 5 साल तक अपने पास अपलोड करने हैं। 5 साल में हमें हर साल 10% इंटरेस्ट मिलता रहेगा और उसके बाद जो है 5 साल के एंड पे जो है हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे। अब ये हमारी बुक्स पे कैसे शो होगा? हमारी बुक्स में ये शो होगा फाइनेंशियल एसेट, ठीक हो गया। तो हम कहेंगे ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के नाम से ये बुक्स पे शो हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये क्या होता है कि क्या इसको क्या करें? अब देखिए जी, एक तो इसकी कॉस्ट है, 1 लाख इसकी कॉस्ट है। क्या ये 1 लाख इसकी कॉस्ट है, ये हर साल 1 लाख ही रहेगी? क्या ये बढ़ जाएगी? इसकी डेफिनेटली कोई फेयर वैल्यू भी होगी। फेयर वैल्यू क्या होगी?
सपोज करें ईयर 2 पे आप गए ईयर 2 में, यहाँ पे आप गए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6% पे चला गया। अब अगर आप इसी कंपनी के डिबेंचर लेने जाते हैं तो आपको 6% मिलता है। तो क्या होगा, जो आपका डिबेंचर है उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी कि बढ़ जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इस डिबेंचर पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपके डिबेंचर की फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? ऐसे बढ़ जाएगी सर कि अगर 6% सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में मैं अगर एक थर्ड पार्टी आती है, वो जाती है डिबेंचर परचेज करने जाती है, वो कहती है मैं डिबेंचर परचेज करूंगा तो मुझे अगले अगले 3-4 सालों में 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्यों ना मैं इस कंपनी के साथ जाके डिबेंचर ले लूं। अगर मैं इस कंपनी से डिबेंचर ले लूंगी तो मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो आपके पास आएगी, आपसे कहेगी सर आपके पास 1 लाख रुपए डिबेंचर है, हमें दे दे, हमसे 1 लाख लेने, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई पागल हो गया, मैं 10% इंटरेस्ट खा रहा हूँ, तो 6% इंटरेस्ट मार्केट में मिल रहा है, तो तुझे 4% ज्यादा मिल रहा है, तो अब मैं जो है 1 लाख की चीज रुपए 1 लाख में नहीं दूंगा, मैं अब तो 1 लाख की चीज 1,20,000 में दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके डिबेंचर की फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू। तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, या कॉस्ट पे लेके चलूँ मैं इसको, मैं हर साल एक कॉस्ट पे हूँ और कॉस्ट ही दिखाता रहूँ, या मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाऊँ। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन मेरे ध्यान में आएंगे कि मैं इसकी काउंटिंग कैसे करूँ, इस एसेट की काउंटिंग फाइनेंशियल एसेट काउंटिंग में कैसे करूँ, मैं इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके जाऊँ या मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाऊँ। अब अगर मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाता हूँ तो फिर मेरे आगे दो क्वेश्चन आएंगे कि मैं इसको जो फेयर वैल्यू पे लेके जाता हूँ तो वो जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस आएगा, जिस तरह मैंने कहा जी दूसरे साल जो है उसकी वैल्यू 1,20,000 हो जाएगी, तो जो 20,000 आएगा वो कहाँ रखूंगा, क्या वो मेरा प्रॉफिट है, उसको मैं प्रॉफिट में रखूँ, या मैं इसको ओसीआई में रखूँ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो जाएंगे कि मैं इसको ओसीआई में रखूँ या मैं इस फेयर वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में रखूँ। तो फेयर वैल्यू की अभी दो कैटेगरीज बन गई कि अगर मैंने कहा नहीं मैं इस एसेट्स को अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू पे रखूंगा, तो जब कभी भी फेयर वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो जो डिफरेंस होगा वो या तो मैं प्रॉफिट लॉस में लेके जाऊंगा या मैं उसको ओसीआई में लेके जाऊंगा। ठीक हो गई? तो ये तीन क्लासेस मेरे सामने आई जब मैंने एसेट्स बाय किया मार्केट से, तो मेरे सामने तीन क्लासेस आती, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएन। अब क्या मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी बुक दिल चाहे तो मैं कॉस्ट पे रख लूँ, दिल चाहे तो मैं ओसीआई पे रख लूँ, दिल चाहे तो मैं पीएन पे रख लूँ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है भी ठहर जाओ, हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर करें। हमारे दो क्वेश्चन की जब आप आंसर कर देंगे तो आप खुद को तो पता चल जाएगा कि आपने इस इन्वेस्टमेंट्स को किस कैटेगरी में रखना है, किस क्लास में रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो बताए क्या है। कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो क्या होती है कि अगर आपको प्रिंसिपल भी मिलना है और इंटरेस्ट भी मिलना है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा। तो कहता है अगर ऐसी बात है तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको कॉस्ट पे रखें, आप चाहे तो इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखें, लेकिन यहाँ पे आप नहीं रख सकते। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलना है और आपको प्रिंसिपल भी वापस आ जाना है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप चाहे तो इसको क्लासिफाई कर लें कॉस्ट में या आप इसको क्लासिफाई कर लें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे नहीं कर सकते। एक कैटेगरी रोक दिया, अब आप दो कैटेगरी में आ गए, अब एक क्लास खत्म हो गई, आप तीन में से दो क्लासेस में आ गए। इन दो क्लासेस में आप इसको देख लेंगे कि आप कैसे बुक करना है इसको। ठीक है जी, अब क्या मुझे ऑप्शन आ गई है, मैं दोनों में से कोई भी बुक कर सकता हूँ, मैं मेरी मर्जी है क्या मैं इसको कॉस्ट पे कर लूँ या मैं इसको फेयर वैल्यू ओसीआई पे कर लूँ। तो यहाँ स्टैंडर्ड कहता है एक मिनट है, आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया, एक और क्वेश्चन मेरे पास है, वो क्या है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है, आप मुझे बताइए आपका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल क्या है, उस तरह का बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस क्या है, कैसे आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस मॉडल क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँ आपके लिए, तो वो बिजनेस मॉडल क्या होता है कि जब मैं कोई चीज परचेज करता हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ डिबेंचर परचेज की मैंने, तो मैंने कहा मैं
5 साल तक रखूंगा, 5 साल तक इंटरेस्ट आएगा, आराम से बैठ के इंटरेस्ट खाएंगे और 5 साल के बाद पैसे मिल जाएंगे। तो ये कौन सा भाई, ये आपने इसको होल्ड किया, आपका पर्पस क्या है कि आपने इसको होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल आपका क्या हो गया, आपने होल्ड करना है। दूसरा बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है, आपने कहा है मैं होल्ड तो करूंगा, लेकिन अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की, कहीं मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। तो दूसरा मॉडल मेरा बिजनेस मॉडल क्या बन गया कि मैं होल्ड तो करूंगा, मेरे ध्यान तो यही होल्ड करूंगा, लेकिन अगर बीच में खुदा ना खास्ता मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई और मैं देखा मार्केट रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। और तीसरी ऑप्शन क्या है मेरे पास, तीसरा बिजनेस मॉडल क्या है कि मैं तो सिर्फ इसको सेल ही करूंगा सर, मैं इसको अपने पास कोई नहीं रखने वाला, मेरा पर्पज यही है इन्वेस्टमेंट का, जैसे ही इसका मार्केट रेट बढ़ेगा मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो स्टैंडर्ड कहता है, आप बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल ये है कि आपने इसको होल्ड करना है, तो आप इसको कॉस्ट पे रखेंगे, आप कॉस्ट मॉडल लेके देंगे। और अगर आपने कहा नहीं हम तो इसको होल्ड करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सेल भी कर सकते हैं, तो फिर आप इसको फे वैल्यू पे रखें, लेकिन फे वैल्यू थ्रू उससे ही रखें इसको, इसका जो डिफरेंस आएगा आप फे वैल्यू का वो उसे में लेके दें। और अगर आपने बिजनेस मॉडल ये सिलेक्ट किया है, ये आपके क्या है बिजनेस मॉडल है, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट में कहता है आप इसको फे वैल्यू पे रखेंगे और फे वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आप कहाँ लेके जाएंगे, पे में लेके जाएंगे। तो ये आपका बिजनेस मॉडल है, ये आपको बता रहा है कि आपने किस क्लासिफिकेशन में जाके फॉलो करना है। तो अब आप देखें अपने डिबेंचर जो हमने लिए हैं ऊपर, वो हमने कहा हुआ है इस डिबेंचर को हम होल्ड करके रखेंगे 5 साल तक, और 5 साल के बाद जो है इसको हम हमारे प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा हमें, और इंटरेस्ट तो हमें मिल ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस कैटेगरी को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं, हमने होल्ड वाली कैटेगरी ली है। तो स्टडी करते आप होल्ड वाली कैटेगरी में बिजनेस मॉडल आपका होगा, तो आपको सिर्फ एक ही चॉइस है कि आप जो है वो कॉस्ट मॉडल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपने जो है डिबेंचर यहाँ पे बुक करना है, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर जो है आप अपने कॉस्ट मॉडल पे बुक करेंगे। तो हम कहेंगे ये जो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, जो इन्वेस्टमेंट डिबेंचर हमारा फाइनेंशियल एसेट आ रहा है, इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसकी अकाउंटिंग हम कॉस्ट मॉडल पे करेंगे। हम इसकी अकाउंटिंग यहाँ पे और यहाँ पे नहीं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है। चलो जी, जी सर क्लियर है। वेरी गुड। नहीं होगा तो कल वीडियो देख लेना। चलो जी, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सब क्लियर। जी सर, कल हम इसकी एग्जांपल एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल हमने क्या ली, हमने कहा कि हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए। हमारी दूसरी एग्जांपल क्या है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, उस कंपनी के शेयर से मैंने 1 लाख रुपए के 2 लाख के चले परचेज किए, 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं 2 लाख के शेयर लिया है। क्या इस शेयर पे मुझे इंटरेस्ट मिलना है, तो इस पे कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलना। तो यहाँ पे अगर मैं पहला मॉडल लगाऊं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो इसमें मैं अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाला मॉडल लगाऊं, तो उसमें मुझे शेयर्स इंटरेस्ट तो मिला नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या कहती है, आपको प्रिंसिपल भी मिले और आपको इंटरेस्ट भी मिले। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का भी कोई नहीं पता, तो अगर मार्केट वैल्यू जीरो होगा तो मुझे प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल डूब जाएगा। इंटरेस्ट का सवाल पैदा नहीं होता, वो तो डिविडेंड है, कंपनी की मर्जी है, डिविडेंड आपको दे या आपको ना दे। तो जब इस पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाला फार्मूला लगी थी रहा, कॉन्सेप्ट लगी थी रहा, तो इस वजह से क्या हुआ, ये यहाँ ना तो इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट मॉडल लगेगा, ना आपका फेयर वैल्यू उसी लगेगा, आपका सिर्फ एक कैटेगरी रह गई और वो कंसिडर गई फेयर वैल्यू थ्रू पीएड है। तो जब आप पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सीसीएफ नहीं लगा, तो आप पहली 2 कैटेगरी से आप बाहर निकल गए, आपसे आप जाके सीधी तीसरी कैटेगरी में, जिसको हम रेजिडुअल कैटेगरी कहते हैं, वहां को फॉलो करें। अब जो तीसरा मॉडल है सब बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल क्या है, अब बिजनेस मॉडल अगर मैं लगा भी लूँ तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे मैं इधर तो मैं वो कर ही नहीं सकता, मुझे बस ऑप्शन ये की रह गई है। तो बिजनेस मॉडल मेरा कोई भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पहला जो मॉडल था मेरा सीसीएफ वाला, उसने मुझे बाउंड कर दिया कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है, इसको मैं जाके फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को करूँ।
ठीक है जी। तो या इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो होगी जिसमें सीसीएफ नहीं लगेगा, प्रोटेक्टेड कैश फ्लोस नहीं लगेगी इस पे, उसको हम जाके बुक करेंगे प्रॉफिट लॉस पे, सीधा डिफरेंस फेयर वैल्यू पे रखेंगे तो डिफरेंस आएगा पीएनएल पे जाएगा। अब यहाँ पे एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि उन्होंने कहा जी आप फेयर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आपने शेयर में इन्वेस्ट की हुई है, उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, आपको कैश तो नहीं आ रहा। कैश तो कब आएगा जब उसको सोल्ड करेंगे, तो ये तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, और अनरियलाइज प्रॉफिट तो ओसीए में जाना चाहिए। आपने पीएनएल में डाल दें, पीएनएल में डाल देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, शेयर होल्डर आ जाएंगे, कहेंगे आगे डिविडेंड दो, डिविडेंड कहाँ से देंगे, ये लाइस तो हुआ ही नहीं प्रॉफिट। तो ये तो मसला बढ़ गया। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि बात तो आप सही कर रहे हैं कि ये तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, इसको आप पीएनएल में हम लेके जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसकी, तो सारा स्टैंडर्ड लिखा गया है, एंड पे आके क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, तो क्या करें। उन्होंने कहा जी जो लिखा हुआ तो ठीक है, आप यहाँ पे एक ऑप्शन ले लें हमसे। ऑप्शन क्या आप ले लें कि आप इसको इस कैटेगरी में से निकाल दें और इसको आप इस कैटेगरी में ले, इस कैटेगरी में इसको ले, इस इन्वेस्टमेंट को आप इस कैटेगरी में ले आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ। जब भी फेयर वैल्यू चेंज होगी तो आप उस फेयर वैल्यू को जो चेंज होगा उसको आप ओसीए में रख लें, उसको पीएनएल में लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे हमारी एक शर्त आप मान लें कि ये जो ऑप्शन होगी ये आपकी इररिवोकेबल होगी। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि जब ये आप सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रियलाइज होगा, तो आप इसको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं लेके जाएंगे, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे, बस ये। तो ये रिवोकेबल, तो जैसे ही रियलाइज होगी इनकम, इसको आप ओसीआई को पीएनएल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप इस ओसीआई को किस में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको रिटेन अर्निंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये था आपकी क्लासिफिकेशन। तो ये आपके दो मॉडल सिस्टम में दिए हुए हैं, एक बिजनेस मॉडल और एक सीसीएफ। तो आप पहले सीसीएफ लगाएंगे, फिर बिजनेस मॉडल लगाएंगे, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस कैटेगरी में रखना है, उसके हिसाब से आप फॉर्मिंग करेंगे। आपने कॉस्ट पे लिया हुआ है तो आप इसको कॉस्ट पे लेके चलेंगे, आपने इसको फेयर वैल्यू थ्रू से लिया हुआ है, आप फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, लेकिन डिफरेंस आएगा वो उसी में रखते रहेंगे। आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लिया हुआ है तो आप उसको फेयर वैल्यू हर साल निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो आप पीएनएल में रखेंगे। और आपने डिसीजन कैसे लेना है, और आपने डिसीजन इस पैटर्न पे लेना है। ठीक है जी। तो अब हम इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं, आपकी बुक से देखते हैं क्या कहते हैं। रिकॉग्नाइज करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, क्लासिफिकेशन करें फाइनेंशियल एसेट्स की, क्लासिफिकेशन करें फाइनेंशियल लायबिलिटी की, रिक्लासिफिकेशन करें वो कैसे होगी, उसके बाद उसकी अमाउंट कैसे होगी, वैल्यू क्या दिखाएगी उसकी, और रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर मेजरमेंट टूल्स, ये हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करता है इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये सारा हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। फाइनेंशियल एसेट्स कैसे बनेंगे, देखिए हमने डिस्कस किया था कि ये आपके एसेट नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये आपके एसेट फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो जो नॉन फाइनेंशियल होंगे उससे रेलेवेंट जो स्टैंडर्ड होगा उसमें चला जाएगा, और जो फाइनेंशियल एसेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारा डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, इसलिए उसने एक पहले लिखा है इस पे, कहता है फाइनेंशियल एसेट्स and financial liability should be recognized in the statement of financial positions when the reporting entity becomes a party of the contractual provision of the instruments. The recognition criteria of financial asset and liability is different from recognition criteria for the non-financial asset and liabilities. Usually, an asset or liability is when there is a probability inflow or flow of the economic. तुम सारा डिस्कस करके आए ऊपर, तो ये उसने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। हम सीधे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन अभी डिस्कस करके आए। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की पहले बात करेगा ये। कहता है क्लासिफिकेशन डिटरमाइन हाउ फाइनेंशियल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर इन पर्टिकुलर, हाउ दे आर मेजर्ड ऑन द ऑनगोइंग बेसिस। एक कंपनी मस्ट क्लासिफाई फाइनेंशियल एसेट्स एज सब्जेक्शन मेजर्ड एट amortized cost। ठीक है जी। कॉस्ट मॉडल जब कहा था उसको amortized cost का वर्ड यूज कर रहा है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हमने भी डिस्कस किया। और उसके बाद तीसरा मॉडल क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो ये तीन क्लासिफिकेशन जो है अभी हमने डिस्कस की थी यहाँ पे।
The classification is made on the basis of both. कौन सी बात है? नंबर 1 बिजनेस मॉडल, ठीक है जी, बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया था कैसे होता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो CCF, ठीक है जी। तो ये आपका बिजनेस मॉडल अभी हम डिस्कस करके आए ऊपर, और ये आपका CCF क्या होता है। अब वो बात करता है फर्स्ट मॉडल की, कि आपका जो है वो कॉस्ट मॉडल जो है आपका एमोर्टाइज कॉस्ट जो है उसको आप कैसे करेंगे। और फाइनेंशियल एसेट्स मस्ट बी मेजर्ड एट एमोर्टाइज कॉस्ट इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। कौन सी कंडीशन हमने मेट की थी ऊपर? हमने ये ऊपर अगर देखें अपनी, तो हमने ये मेट की थी इसमें इसमें देख हमने कहा था कि मेट करना है, ठीक है जी। हमने इसको कॉस्ट मॉडल में लेके गए थे, तो वो यही अभी आपसे बात करेगा कि ये कैसे करना है। कहता है द एसेट्स इज हेल्ड विद इन द बिजनेस मॉडल, तो वो होल्ड कर रहा है, तो वो होल्ड करेगा तो वो कॉस्ट मॉडल में जाएगा, ठीक है जी। तो उसको कुछ एसेट को होल्ड करना है, होल्ड मॉडल लेगा। ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड द एसेट इन ऑर्डर टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो। कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो क्या है? आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा, तो आप उसको होल्ड करके रखेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा आपका था द कॉन्ट्रैक्टर टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स गिव राइज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स ऑफ कैश फ्लोज दैट आर स्लोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक हो गया जी। तो ये आपका CCF वाला फार्मूला और ये आपका बिजनेस मॉडल, तो ये दो चीजें आप देखेंगे और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे आपने इसको एडवर्टाइज कॉस्ट में। जैसे हमने भी एग्जांपल ली थी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की। उसके बाद कहता है आप दूसरा मेथड क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। फेयर वैल्यू थ्रू OCI की बात करता है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो इसको हमने अभी बात की थी इस पे। इसमें क्या है? इसमें वही बातें दो। पहला क्या है? पहला बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है? वो कहता है इसको हेल्ड करेंगे, ठीक है जी, आप हेल्ड करेंगे, लेकिन आप इसको सेल भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। अगर दोनों चीजें हैं तो फिर आपको कौन सा मॉडल लगेगा? आपका फेयर थ्रू OCI लगेगा। The financial assets is held within the business model whose objective is achieved by both collecting protected cash flows and selling the financial assets. और CCF क्या है इसका? CCF वही है इसका जो पहले पर डिस्कस किया हमने, वो सेम ही है कि आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उसको आपको प्रिंसिपल भी मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी आपकी आती है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The financial assets must be measured at fair value through profit and loss account unless it is measured at, तो कहता है अगर दोनों में से कोई मॉडल रिफ्लेक्ट नहीं किया तो ये रेजिडुअल मेथड है, तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। इस पे वो बात नहीं करेगा आपसे, उसने दो बातें कर ली, ठीक है, उनमें अगर नहीं फिट हो रहा तो आप इस पे फिट कर, तो इसका रेजिडुअल मेथड भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात करेगा आप। ऊपर हमने बात की थी फाइनेंशियल एसेट्स की, अब बात करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज को वो कहता है कि आप 99.9% जो है आपके, आप क्या है, ये आपका कॉस्ट मॉडल है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इसको कॉस्ट पे रखना, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको आप किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू P&L रखेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू OCI इसमें एप्लीकेबिलिटी, ठीक है जी। तो इसमें दो ही मॉडल है, दो ही क्लासिफिकेशन, या कॉस्ट पे रखो या फेयर वैल्यू पे रखो और डिफरेंस P&L में डालो। उसमें भी 99.9% जो है केसेस जो है उसमें हमने कॉस्ट मॉडल लेना है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसपे आपको फेयर वैल्यू थ्रू P&L लेनी पड़ेगी, वो आपको उस स्टैंडर्ड को बता रहा है कि कौन से केसेस हैं, वो हम बात करते हैं। Standard shall classify all financial liabilities are substantially measured at amortized cost with special exception। exception क्या है? वो exception जो है वो आपकी प्रॉफिट लॉस फेयर वैल्यू थ्रू P&L जाएंगी, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI इसमें है ही नहीं। तो एक्सेप्शन क्या है? नंबर 1, पहली एक्सेप्शन क्या है इसमें? फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग जब भी होती है, अभी हम आगे बात करेंगे हेजिंग्स में, वो आपकी फेयर वैल्यू थ्रू P&L होगी। जितने भी डेरिवेटिव्स आपकी लायबिलिटीज बनेंगी अनफेवरेबल, बाकी तरह पर अनफेवरेबल डेरिवेटिव जो पोटेंशियली अनफेवरेबल होंगे उसको हम लायबिलिटी बुक करेंगे। वो जितनी भी लायबिलिटीज बुक होंगी वो सारे फेयर वैल्यू थ्रू P&L बुक होंगी। तो ये एक्सेप्शंस है कॉस्ट मॉडल से। तमाम डेरिवेटिव्स आपके, जब भी आपकी लायबिलिटी बनेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा, डेरिवेटिव आपको फाइनेंशियल एसेट भी बन सकता है। जब फाइनेंशियल एसेट बनेगा तब भी वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L बुक होगा, और जब वो डेरिवेटिव जो है आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा तो तब भी वो आपको फेयर वैल्यू थ्रू P&L बुक होगा। ये स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो आपको एक्सेप्शन चाहिए। दूसरी बात क्या करता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट माइट राइज व्हेन द फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड बट द ट्रांसफर डज नॉट सेटिस्फाई द डीड रिकॉग्निशन। आपने क्या किया? आपके पास अकाउंट रिसीवेबल थे, आपका फाइनेंशियल एसेट था, आपने बैंक को दे दिया,
और बैंक से पैसे इसको डिस्काउंटिंग करा लिया, आपने डिस्काउंट करा लिया अपने इन्वेस्ट को, और बैंक से आपने पैसे ले लिए। लेकिन बैंक ने आपसे कहा भाई पैसा तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर कल को खुदा ना खासा ये डेटर जो है ये पैसे नहीं देगा तो हम आपसे भरपाई करेंगे, पैसे हम आपसे ले लेंगे। तो इस रूप में स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है देखो आपने जो बैंक से पैसा लिया है इसकी एक लायबिलिटी जनरेट करो, क्योंकि रिस्क जो है वो आपके पास ही है। तो ऐसी जो लायबिलिटीज बुक होगी वो भी आप फेयर थ्रू पी&एल होगी, ये भी कॉस्ट मॉडल पे जाएगी। उसमें कहते हैं फाइनेंशियल गारंटीज, आपको गारंटीज दी हुई है। अब मैंने आपको गारंटी दी, मैंने कहा यार इस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको पैसे दूंगा, कितने पैसे सारे 10 लाख रुपया। अब वो बंदा अगर 5 लाख दे देता है तो 5 लाख रह गया, तो वो कहता है इसको भी आप फेयर वैल्यू पे रखो, गारंटीज जो आपने जितनी भी दी हुई है इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाओ, ये चेंज होती रहेंगी। आपने गारंटीज दी हुई है गोल्ड में, तो गोल्ड का रेट चेंज हो रहा है, गारंटी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो कहता है इसको कॉस्ट पे ना रखो, इसको फेयर वैल्यू पे रखो। उसका कहता है कमिटमेंट, जितनी भी आपकी कमिटमेंट्स होती है ना, कमिटमेंट्स जो होती है वो डेफिनेटली फ्यूचर्स में होनी है और वो मार्केट पे गोल्ड बेस करती है, तो उसको भी आपने फेयर वैल्यू पे रखना है। इसी तरह कंटीजेंस लायबिलिटीज जो है आपकी, कंटीजेंसीज जो है वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज देते हैं कंटीजेंसीज का। कंटीजेंसीज को जो है वो हम एज ए लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे आईएफएस जो 3 होता है, आईएफएस 3 की बात कर रहा है आपसे, लेकिन ये बात कर रहा है वो कहता है आईएफएस 3 हम कंसोलिडेशन डिस्कस करेंगे जाके, तो वो कहता है जो कंटीजेंसीज है उसको भी आपने डिस्क्लोज आपको शो करना है, वैल्यू के साथ शो करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो वो स्टैंडर्ड कहता है जो कंटीजेंसीज आप कंसोलिडेशन में जाके शो करेंगे तो वो भी आप जो है वो फेयर वैल्यू पीएल करेंगे, ये जो इसकी फेयर वैल्यू पे रखेंगे और फेयर वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये एक्सेप्शन जो है, इनके अलावा आप जितनी भी अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज है सारी सारी कॉस्ट मॉडल ही बन जाए। तो इसलिए हमने कहा कि 99.99% जो केसेस हैं एक्सेप्ट दिस 5 केसेस के तमाम केसेस जो है आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज के लिए वो क्लासिफिकेशन के उसकी वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन होगी, एमआरटाइज कॉस्ट पे बुक। ये 5 केसेस अगर आएंगे तो इसको हम बुक करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। ठीक है जी। इसमें से कॉमन केस क्या है, पहले केस जो है इसको कॉमन कहेंगे कि ये आपको ज्यादा मिलेगा डेरिवेटिव्स, बाकी केसेस जो है वो रेयर केसेस जो होती है वो हर कंपनी के पास नहीं होती, कंसोलिडेशन भी हर कंपनी की गाड़ी होगी। ठीक है जी। तो ये आपके क्लासिफिकेशन 3 लायबिलिटीज। अब वो बात करता है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल हमने बात अभी की थी, हमने कहा था फिर हमने इन्वेस्टमेंट की किसी कंपनी के शेयर्स में, और उस इन्वेस्टमेंट्स को हम जब देखा अपने सीसीएफ में और बिजनेस मॉडल में, तो हमें पता चला कि ये तो ना कॉस्ट पे आ सकती है ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आ सकती है, ये तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जाएगी। लेकिन हमारे जब हमने ऑब्जेक्शन लगाया तो स्टैंडर्ड हमें एक एग्जेप्शन दे दी कि चलो यार इसको आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे ले लो। उसकी भी बात करना कि उसका क्या करेंगे, इररिवोकेबल आपने ऑप्शन ली हुई है। तो इररिवोकेबल ऑप्शन में क्या होता था, मैंने कहा कि जब ये ओसीआई अब हम को सेल करेंगे, शेयर को मार्केट में सेल कर देंगे, तो जो ओसीआई का डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, वो रिटेन अर्निंग में जाएगा, वो पीएनएल में नहीं जाएगा। ये उसकी बात करें, लेकिन कंपनीज अलाउड टू डेजिग्नेट फाइनेंशियल लायबिलिटी एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, द डेजिग्नेशन कैन ओनली बी मेड। वो कहता है अगर आप यहाँ से ये ऑप्शन नहीं लेते, ये ऑप्शन लेते हो तो क्या होगा, कैसे लोगे आप। कहते हैं जनाब दिस एलिमिनेट्स और सिग्निफाइज रिड्यूस मेजरमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंसी। कहता है कंपनी इज अलाउड, कंपनी को मैं अलाउ किया टू डेजिग्नेट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। These designations can only be made if number one, it estimates or significantly reduce a measurement or recognition inconsistency। कि आपकी जो अमाउंट ऑफ कैलकुलेट कर रहे हो, जो आप इसको लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो रहा, तो फिर आप फेयर थ्रू पेमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। ये जाके चप्पल आ गई, अभी आ जाएगी। देखिए जी एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ, जरा देखिए एग्जांपल इसकी छोटी सी लेते हैं। ये होगा क्या, इनकंसिस्टेंसी कैसे आती है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने कहा कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की, हमने डिबेंचर इशू किए 1000 के, राइट जी। हमने कहा ये डिबेंचर जो है ये 3 साल जाएगा और इस पे जो है 3 साल के बाद हम इसको 1000 पे कर देंगे और उसके बाद हम इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे।
ठीक है जी, इस तरह हम इसके इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे। अब स्टैंडर्ड कहता है कि यार देखो ये जो 1000 है ये तो आपको फ्लो बन गया। अगर इसमें फ्लो को देखो तो पीएनएल पे क्या क्या जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जा रहा है, 100 ये जा रहा है, 100 ये जा रहा है, इंटरेस्ट का 100 ये जा रहा है। और अगर इसकी मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू जो है वो अगर इसकी 1300 हो जाए तो ये भी 300 भी कहा जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। तो अगर आप इसको कॉस्ट मॉडल में लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, ये 300 जो है ये आपका एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर बुक होगा। तो यहाँ पे ये जो आपको ये जो 300 का जो लॉस हो रहा है, ये आपको सारा का सारा आपको बुक कर रहे हो थर्ड ईयर में। तो ये मार्केट इनकंसिस्टेंसी होगी। वो कहता है यार इसको आप हर साल के लिए बुक करते हैं। वो कहते हैं इसलिए कर सकते हैं कि हमने कॉस्ट मॉडल लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड कहता है कि यार अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है, इस तरह की ट्रांजेक्शन आ रही है जिसपे इनकंसिस्टेंसी हो रही है कि आप एक हैवी अमाउंट को जाके जो है आप थर्ड ईयर में जो है वो शो कर रहे हो, लेकिन आप उसको जो है पहले और दूसरे साल में भी शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल चाहिए, तभी ये जो है ये 300 जो है हर साल बुक होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप इस लाइब्रेरी को जो है वो पीएनएल पे फेयर थ्रू पीएनएल जो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको ये समझ आए। कहता इस एस्टिमेट्स और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ए मेजरमेंट और रिकॉग्निशन इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल उसको ले जा सकते हैं। उसके कहता है दिस वुड अलाउ द कंपनी टू रिफ्लेक्ट द डॉक्यूमेंटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ये दो चीजें जब अगर आएंगी तो फिर वो कहता है आप कॉस्ट मॉडल को डेविएट करके आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे कहता है एनी सच transition is irrevocable if the financial liability is measured at fair value, any change due to company's own credit risk is required। अच्छा ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट भी इसका इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि अगर अब आपने सारा जो लेके जाना है, हमने कहा जी इसमें हमारी लाइब्रेरी में जो था, हमने कहा था फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल था ही नहीं, और सॉरी ओसीआई था ही नहीं। हमने कहा था जो लाइब्रेरी है उसके अंदर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें तो दो ही कॉन्सेप्ट है, या कॉस्ट पे लेके जाओ या पीएनएल में लेके जाओ। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपकी लाइब्रेरी जो है वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, कंपनी के और क्रेडिट रिस्क की वजह से, कंपनी के अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से लाइबिलिटी ज्यादा या कम हो रही है, तो उसका जो चेंज होगा वो आप ओसीआई में लेके जाएंगे, उसको पीएनएल लेके नहीं है। ठीक है जी, अब मेरी ही वजह से मेरी लाइबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, या मेरी वजह से मेरी लाइबिलिटी कैसे कम हो सकती है। वो ऐसी होगी कि अगर मेरा बिजनेस सही चल रहा है और मुझे लोन कितने में मिल रहा है, 10% में मिल रहा है, मैं डिवेंचर इशू किए हुए 10% इशू किए हुए, अगर मेरे बिजनेस मार्केट में डाउन हो जाए और मैं लोगों को कहूँ यार 10% में मेरे डिवेंचर ले लो, कोई भी नहीं लेगा, मैं कहूँगा यार 20% में ले लो तो लोग ले लेंगे, तो मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो चीज मैंने 1 लाख में बेचनी थी अब मुझे 2 लाख में बेचनी पड़ेगी, जो डिवेंचर में 1 लाख में मार्केट में फेंक रहा था वो 2 लाख में बेचने पड़ेगी, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये मेरे अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से बढ़ रही है, मेरा मार्केट के अंदर रेपुटेशन बहुत खराब हो गई, लोग मेरा डिवेंचर उठाने को तैयार ही नहीं हो, कहते यार ये कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। तो मेरा मेरा अपना क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, फेयर वैल्यू बढ़ गई है। वो कहता है ये जो फेयर वैल्यू बढ़ रही है ये आपकी अपने क्रेडिट रिस्क से जो बढ़ रही है, इसको आप उसी में लेके जाओ, इसको आप पीएनएल में लेके जाओ। ठीक है जी, समरी ऑफ अकाउंटिंग उसकी समरी क्या है जी, समरी भाई इसने समरी में क्या कहते हैं, कहता है फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो फाइनेंशियल एसेट जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जो आएगा, ये रेजिडेंट वैल्यू है। ठीक है, ये होल फेयर वैल्यू आप कहाँ जाएंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। अगर फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू ओसीआई में रखा हुआ है तो डिफरेंस जितने भी आएगा और सारे मूवमेंट का डिफरेंस आ जाएगा वो आपका ओसीआई में जाएगा। ठीक है जी,
लेकिन अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट शेयर किया हुआ है, आपने कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, उस शेयर्स पे आपको आपने उसको क्लासिफाई किया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, लेकिन उस पे शेयर में आपको कोई डिविडेंड अगर मिलता है तो वो डिविडेंड पीएनएल में जाएगा। या हमेशा याद रखो कि जो प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा वो कभी भी ओसीआई में नहीं आएगा, वो हमेशा पीएनएल में जाएगा। मैंने बेसिक अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर्स को जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रखा हुआ है, लेकिन अगर जो डिविडेंड जो मिल रहा है उस डिविडेंड को मैं कहाँ रखूंगा, उस डिविडेंड को मैं प्रॉफिट लॉस में लेके जाऊंगा। मैंने डिबेंचर लिया है, डिबेंचर को मैंने कॉस्ट क्वार्टर में रखा हुआ है, लेकिन जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो इंटरेस्ट जो है वो पेनल में जाएगा। तो जो प्रॉफिट रियलाइज हो गया, जो इनकम रियलाइज हो गई, वो तो पेनल में जानी है, वो कभी उस शेयर में नहीं जाएगी। ठीक है जी। सब्सिक्वेंट क्या होगा, gain or loss or disposal of calculated based on the carrying about of the asset at the date of disposal। अब जब डिस्पोज होगा प्रॉफिट लॉस आएगा, वो कहाँ जाएगा, पेनल में जाएगा। No reclassification of the amount previously recognized in OCI in respect of equity of which the irrevocable action has been made। अब अगर आपने irrevocable ली हुई है तो वो कहता है irrevocable जो आपने ऑप्शन ली हुई है, तो मैंने हमने पहले बात की कि जब भी आप irrevocable ऑप्शन लेंगे तो जो OCI खत्म होगा वो कहाँ खत्म होगा, वो आपका रिटेन अर्निंग पे खत्म होगा, इक्विटी पे खत्म होगा। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है इक्विटी, रिटेन अर्निंग इक्विटी का पार्ट होता है, तो हम इसको इक्विटी ही बोल देते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने irrevocable ऑप्शन ली हुई थी OCI की, तो उसको उसका जो ओसीआई होगा वो आपका सीधा रिटेन में जाएगा, वो पीएनएल में फॉल नहीं करेगा। Reclassification is still required for that instrument measured at fair value through OCI। वो कहते हैं इसकी reclassification जो है वो बातें कर सकते हैं। आपने आप क्लासिफिकेशन वो बात आप ये देखेंगे ये क्लासिफिकेशन कैसे हो। अगर कहता है फेयर वैल्यू और लायबिलिटी थ्रू पीएनएल, अगर लायबिलिटी को आप पीएनएल रखते हैं तो क्या होता है, चेंज इन फेयर वैल्यू एट्रीब्यूट टू चेंज इन क्रेडिट रिस्क, जो क्रेडिट रिस्क में अगर चेंज होगा तो ओसीआई में जाएगा, बाकी सारे के सारे चेंजेस जो आपके पीएनएल में जाएंगे। ठीक है। तो अगर ये रेट केसेस होंगे आपके फेयर वैल्यू ऐसा अगर लायबिलिटी चेंज आ रहा है तो वो आपका उसी में जाएगा, अदरवाइज ये पीएनएल में रखेंगे। कहता है ना इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस परचेज 30,000 के परचेज किया आपने, 1% उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। आपने कब की 5/30/2006 को परचेज किया, इट इज क्लासिफाइड दैट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इसको ओसीआई में हमने रखा हुआ है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो ओसीआई में जाएगा, फेयर वैल्यू में करेंगे इसको। अब इसकी फेयर वैल्यू क्या हो गई, 31 दिसंबर क्लोज हुआ, इसकी फेयर वैल्यू 40,000 हो गई, तो डिफरेंस कितना आया, 10,000 आया, 10,000 का जाएगा उसी में चला जाएगा। जब हमने इसका नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 2007 में क्या किया, आपने सेल कर दिया, सेल कर दिया तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आपका कर जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, वो आपका जो डिफरेंस प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट और लॉस में होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसकी बुक हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री क्या होती है अगर डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा, पे करते हैं, जब पे करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, 300 रुपए इसकी ट्रांजैक्शन खास पेस की आपने 1% कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है जब कैश डेबिट, डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा फाइनेंशियल एसेट, अगर लायबिलिटी होगी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट है तो आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, जब भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगी तो हमने एंट्री एग्जाम में लेनी है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री क्या होती है, कैश किया कैश क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या होगा फाइनेंशियल एसेट है तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, अगर एसेट है तो इंक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी तो कम हो जाएगी, जिससे आप एंट्री भी देख रहे हैं। तो ये सिंपल आप एग्जाम में एंट्री रखिएगा तो आपको जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है कभी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ जनाब, उसकी वैल्यू 40,000 हो गई, अभी अभी सेल तो नहीं हुआ, हमारे पास ही है, 10,000 इसकी वैल्यू बढ़ गई, और बाद में जाके इसको हमने सेल कर दिया, जब सेल किया तो ये सीधा पीएनएल में चला गया क्योंकि रियलाइज हो गया। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे जो एंट्री पास होगी आपकी, यहाँ पे जो 10,000 की एंट्री पास होगी उसकी एंट्री क्या पास होगी, आप किसको करेंगे, क्रेडिट ओसीआई को करेंगे। ठीक है जी, ओसीआई से 10,000 से बढ़ जाएगा जी, और डेबिट किसको करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे 10,000, ये आपका ओसीआई में है। ठीक है जी। और ये ओसीआई हो जाएगा, ये ओसीआई आपका पीरियड में क्लोज हो जाएगा, इस एंट्री के जहाँ पे जब ये सेल होगी ना इस डेट को, सेल पे क्या एंट्री पास होगी, आप जो है ओसीआई को डेबिट कर देंगे टू पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे 100। ठीक है जी। तो ओसीआई किससे क्लोज हो जाएगा, पीएनएल में क्लोज हो जाएगा। हाँ, अगर वो इररिवोकेबल ऑप्शन ली होगी आपने तो फिर ओसीआई किसमें कन्वर्ट होगा, वो आपका इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करता है रिक्लासिफिकेशन। अब रिक्लासिफिकेशन क्या है, आपने कहा कॉस्ट मॉडल लिया हुआ, बाद में कहा ये फेयर वैल्यू मॉडल कर लेते हैं, तो फेयर वैल्यू मॉडल कर लें। जब कॉस्ट से फेयर वैल्यू में जाएंगे तो आगे दो ऑप्शन आ जाएगी, कॉस्ट से फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जाएंगे या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जाएंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला जो है वो आप याद रखें,
आप इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखें, या फिर आपको मैं एक वर्ड में समझा देता हूँ। होता क्या है, होता ये है कि आप कॉस्ट मॉडल से आप जा सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, या इसको आप ले सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L। दो जगह जा सकता है। पहले आपकी कॉस्ट मॉडल थी, एडवर्टाइज कॉस्ट पे था, आप प्लस में चेंज करना चाहते हैं, तो कहता है आप देखिए आप जा किधर रहे हैं, आप OCI पे जा रहे हैं और आप P&L पे जा रहे हैं। तो जब आप यहाँ से अब इस कॉस्ट मॉडल में आप कॉस्ट मॉडल जब मूव करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। कॉस्ट इसकी कितनी थी, कॉस्ट इसकी 100 थी, फेयर वैल्यू कितनी है 120 है, तो ये 20 का डिफरेंस आ गया। तो वो कहते हैं 20 का डिफरेंस आप इस मॉडल में अगर फॉल कर रहे हो तो 20 कहाँ ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। अगर आप इसमें फॉल कर रहे हो तो 20 आप कहाँ ले जाओ, आप OCI में ले जाओ। ठीक है जी। तो जहां पे आप जा रहे हो वहीं पे डिफरेंस ले जाओ। आपने कॉस्ट मॉडल रखा हुआ था, कॉस्ट में फेयर वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू ज्यादा हो गई तो डिफरेंस कम जाएगा। अगर आप OCI में जा रहे हो, फेयर वैल्यू OCI में जा रहे हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, OCI में रख लो। अगर P&L जा रहे हो, दूसरी कैटेगरी क्या है, आपने कहा जी मैं तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI रखा होता। अब इसके दो मेथड, या तो इसको कॉस्ट पे ले जाओगे, रिक्लासिफाई कर लोगे, या आप इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे ले जाओगे। अब क्या होगा, वो कहते हैं यहाँ भी देखो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ओवर आएगा नहीं क्योंकि फेयर वैल्यू से फेयर वैल्यू पे ही हो, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंस आता है तो आप उसको P&L में ले जाओ, क्योंकि आप P&L कैटेगरी में जा रहे हो। लेकिन अगर आप OCI में जा रहे हो तो इसको आप डीम कॉस्ट समझ के ले जाओ। आपको ये डीम कॉस्ट है, और आप जितनी फेयर वैल्यू थी उसको उठा के सारा आप उसके कॉस्ट पे कर दो। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा। अब आप देखो, आप कहोगे यार इसमें अब इसकी वैल्यू जो थी 100 थी, और इसका OCI में कितना पड़ा था, इसका OCI में 20 पड़ा होता, तो ये इसकी यहाँ पे इसकी पोजीशन थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने 120 यहाँ पे कॉस्ट में ले जाना है बस। अब कॉस्ट मॉडल लेके आओगे, आप कहोगे ये जो 120 है ये इसकी कॉस्ट है, यहाँ पे इसको 120 कॉस्ट में रख लोगे, ये स्टैंडर्ड है। जितना भी OCI पड़ा होता है वो सारा का सारा डाली कॉस्ट में, उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ पे। अब सपोज करो 120 तो यहाँ से आ गया, इसकी फेयर वैल्यू चेंज हो गई, इसकी फेयर वैल्यू जो थी आपकी, आपने कहा इसकी फेयर वैल्यू चेंज कर दिया हमने, इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 120 हो गई है, तो 20 ये पड़ा हुआ है, तो 20 से ऐड करके 140 ले जाओ। ठीक है ना जी। तो आप फेयर वैल्यू निकाल के स्टेट की, उसमें जितना भी OCI पड़ा उसको ऐड करो, ऐड करके दोनों को उठा के आप कॉस्ट मॉडल में ले जाओ, वहां से कॉस्ट मॉडल शुरू कर दो। ठीक हो गया। तीसरी कैटेगरी क्या थी, फेयर वैल्यू थ्रू P&L था, इसको आप लेके जाओ कॉस्ट पे, या इसको आप लेके जाओ फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो दोनों सूत्रों में जो डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा। सिंपल आई, तो इसमें कोई कैटेगरी। ठीक है जी। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज हैं। इसको जो है हम देखते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी, इसको ये सीधा पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी आपने एमोर्टाइज कॉस्ट पे लिया हुआ, कॉस्ट से आप मूव कहाँ पे कर रहे हैं, अब मूव कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो P&L में जा रहे हो, जितना भी डिफरेंस जाएगा वो P&L में जाएगा। फेयर वैल्यू इज मेजर्ड एट रिक्लासिफिकेशन डेट। अब रिक्लासिफिकेशन डेट में फेयर वैल्यू निकाली, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी थी 100 थी, अभी कितनी हो गई है 120 हो गई है। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ कैरिंग अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। व्हाट डू यू एक्स्ट्रा आ रहा है P&L में। ठीक हो गया। अब एसेट को डेबिट करो और P&L को क्रेडिट कर दो, ठीक हो जाएगी। इसकी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी डेबिट हो जाएगी और टू P&L हो जाएगा 20 से, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी चली जाएगी, और आपका जो वो आपका जो P&L है वो आपको 20 से करेगा। अब कहता है फेयर वैल्यू, आपने आपका मॉडल क्या था, फेयर वैल्यू थ्रू P&L था, आपने उसको कॉस्ट पे लेके जा रहे हो, आप फेयर वैल्यू पे रखा हुआ था, आप उसको कॉस्ट पे लेके जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो कहता है फेयर वैल्यू एट द रिकंसिडरेशन डेट बिकम इज ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। तो जितनी वैल्यू थी सब की सब आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है जी। तो जो इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही होगी ना फेयर वैल्यू पे, वो सेम टू सेम कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो डिफरेंस नहीं आएगा तो P&L का और OCI का क्वेश्चन नहीं है। एमोर्टाइज कॉस्ट, कॉस्ट पे लिया हुआ, कॉस्ट से आपने पहले आपने ये एमोर्टाइज कॉस्ट का लिया था, दूसरा ये ले लिया आपने, इसको आपने क्या किया, पहले P&L लेके गए, अब इसको आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI ले गए। अब OCI में लेके गए तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 100 पे रख गया होता है, इसको कॉस्ट पे रखा होता, फेयर वैल्यू आपने निकाली 120,
20 एक्सेड हो गया, ये जो 20 बढ़ गया तो इसको आपने कहाँ लेके जाना है, इसको आपने ओसीए में लेके जाना है। The fair value is measured at degree date. Difference between average cost should be priced in OCI. Effective interest rate is not adjusted as a result of the result. तो आप यहाँ पे जो 20 बढ़ा आपका, आप क्या डी पास करोगे, आप इस डी को पास करोगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दोगे, तो ओसीआई को क्रेडिट कर दोगे 20 से। तो ये आपके दो मेथड हो गए कॉस्ट वाले। अब दूसरे मेथड पर आप बात कर लें। आपका एक मेथड था ये, फेयर वैल्यू को आपने फेयर वैल्यू पे रखे कॉस्ट में लेके गए और ये दूसरा क्या है, फेयर वैल्यू पे रखे आप इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में लेके गए। ठीक है जी, तो ये इसका पहला मेथड यहाँ था, दूसरा यहाँ पे आ गया। फेयर वैल्यू को आप कन्वर्ट कर रहे हो ओसीआई में, तो यहाँ पे हमने क्या इसका डिफरेंस का जाएगा, इसका डिफरेंस तो अब वो तो आएगा नहीं, तो फेयर वैल्यू आपको में बिकम द सेम वैल्यू, फेयर दोनों फेयर वैल्यू पे है तो सेम पे जाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर फिर भी कोई डिफरेंस आता है तो हमने कहा उसको हम पीएनएल में लेंगे। ठीक है जी, तो पीएनएल में डिफरेंस है, मजीद उसने फेयर वैल्यू निकाला तो डिफरेंस पीएनएल में जाना, तो वो तो कहते हैं स्टैंडर्ड का डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू है। तीसरा कैटेगरी हमारी क्या थी, तीसरी कैटेगरी हमारी थी ओसीआई की। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे हमने रखा हुआ है, ओसीआई को आप कॉस्ट मॉडल में लेके जा रहे हैं, तो वो कहता है कॉस्ट और ओसीआई पे आपने रखा, आपने कहा जी 100 रुपए इन्वेस्टमेंट है प्लस 20 जो है ओसीआई में बढ़ा हुआ है, तो वो कहता है 120 यहाँ पे ले जाओ, बात खत्म करो। The fair value of reconciliation date becomes the its amortized cost. तो ये जो fair value थी amortized cost बन गई, cumulative gain or loss in OCI adjusted against the fair value होता, तो कहता है जितना OCI पे पड़ा हो सारा घटाओ उसके उसकी कॉस्ट में डालो, तो OCI खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट जो भी होगा जाके कॉस्ट में मार देते। दूसरा केस क्या था इसका, अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखा हुआ है, उसको आप पेड में लेके जाओगे तो डिफरेंस का जाएगा, डिफरेंस उसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहता है फेयर वैल्यू रिकंसिलिएशन डेट बिकम्स कैरिंग अबाउट क्युमुलेटिव गेन एंड लॉस इन ओसीआई, ओसीआई कहां जाएगा, पेड में कन्वर्ट कर। तो यहाँ जो आपका 100 रुपए ये था प्लस 20 ओसीआई में पड़ा हुआ था, ठीक है जी, तो 100 तो वो कहता है उधर ले जाओ, बाकी जो 20 है वो आपका पीएनएल में चल जाएगा। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी सर। आगे आपके मेजरमेंट है, ठीक है जी, और बाकी है जी दो टॉपिक इसके रह गए हैं, तो मेजरमेंट जो है इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे पास अभी काफ़ी हैवी हो जाएगा ये हमारे जो है टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो वो कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट संडे को जो लेक्चर करेंगे वो इंशाल्लाह इसकी मेजरमेंट वगैरह इसकी पहले कैसे निकाली हमने, तो वो हम जो है इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करना है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो आप पढ़ लें, फिर मैं उसको आंसर करता हूँ। ठीक है जी, हमारे भाई कोई क्वेश्चन नहीं आपके जहन में तो मैं वीडियो कॉल करता हूँ। ठीक है, समझ आ गई सारी आपको, कोशिश तो की है कभी तक में जाकर डिस्कस करूँ। चलिए ठीक है जी, मैं आज की मीटिंग वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग इसको स्टॉप कर